नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मुंबई से रहेंगे हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। अभी फिलहाल वो हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और देख लेते हैं आज रुंगटा साहब क्या खास रहने वाला है, हम किन क्वेरीज को टच कर रहे हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड से इंटरेस्ट कुछ क्वेरीज हैं, उनका जायजा लिया जाएगा। होम लोन की एलिजिबिलिटी जो है इसको हम चेक करेंगे और ज्वाइंट सेंट्रिक का सवाल है, और साथ ही जहां तक लोन लिमिट की बात है उसमें एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी हम चेक करेंगे। तो ये सब इनिशियली हम इन क्वेरीज को चेक करते हुए कई और सवाल हैं उनको आगे इंक्लूड करेंगे। आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहें तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए मेल कर सकते हैं moneyguru@zenetwork.com पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप पहले कर्ज लिखेगा, उसके बाद बाकी डिटेल्स हमें 57575 पर आप SMS कर दें। आपके प्रश्नों का हम इंतजार करेंगे। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कोलकाता से है और ये राहुल श्रीवास्तव जी की क्वेरी है। ये इस समय लाइन पर मौजूद हैं। राहुल साहब, जिस तरह से आपने बताया ये क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ इश्यूज इन्वॉल्व हैं, इसमें आप हमें बता पाएंगे इनफैक्ट ये जो सारी जो प्रॉब्लम हुई है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने मेंशन किया है इसमें आपकी जॉब नहीं रही थी, वी आर सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके बाद ये आप वैसे मानते हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो पेमेंट उसका टाइमली करना वो आपका फर्ज बनता है? जरूर जी, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो जाहिर सी बात है कि मैं लायबल हूँ पेमेंट करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी जॉब चली गई थी जिसके कारण मैं क्रेडिट कार्ड का अपना बिल पे नहीं कर पाया था। तो आज जॉब है, मैं पे करना चाहता हूँ। मैंने आपने जब अपने लेंडर से अप्रोच किया और आपने बताया कि आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, जो इश्यूज रहे हैं, इस जो ड्यूज हैं, तो क्या एग्जैक्टली रिस्पांस रहा है और किस तरह से आप इसको लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं? सर जी, मैं तो बहुत परेशान हो गया क्योंकि मेरी क्रेडिट लिमिट जो थी वो 30,000 रुपए की थी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे 30,000 रुपए क्रेडिट लिमिट है, मेरे को कितना पे करना पड़ेगा ताकि मैं इसको सेटल कर लूँ, तो उनका जवाब आया 1,80,000 रुपए। ये कितने समय पहले की बात है? कब हुई थी प्रॉब्लम? ये करीब हो गए होंगे 2.5-3 साल पहले की बात। आपको दिलवा दें रुंगटा साहब, आप इनको किस तरह से बताना चाहेंगे, क्योंकि सेटल करना बेहद जरूरी है और जितना ये लिंगर ऑन होता है उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इस लेंडर के साथ भी, बाकियों के साथ भी। लेकिन इसको किस तरह से रिजॉल्व करें, रुंगटा साहब आपकी राय? राहुल जी, आपके पास दो विकल्प हैं। एक तो पहले तो इसको आप सेटल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड मिलना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो इसको सेटल करने के लिए मेरी आपको ये राय है कि ये जो एजेंसीज होती हैं, इसमें नॉन प्रॉफिट भी है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है दिशा जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, या कई दूसरी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उनके द्वारा आप बैंक को अप्रोच करें सेटलमेंट के लिए और इसको सेटल करने का कंप्लीट कोशिश करें। इसको सेटल करे बिना, इवन अगर वो राइट ऑफ के लिए भी मान जाते हैं तो भी आगे तो एटलीस्ट आपका काम होगा। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि सिर्फ सेटल करने से तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसके बाद भी आपको 2-3 साल लगेंगे आपकी क्रेडिट सुधरने में। लेकिन सेटल करे बिना 2-3 साल बाद भी आपको लोन नहीं मिल पाएगा। राइट, रुंगटा साहब, जैसे आपने बताया है इनको इस केस में इसको रिजॉल्व करने के लिए इमीडिएटली आगे बढ़ना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिस तरह से आपने रास्ता दिखाया। लेकिन इसमें ये जो ओवरऑल जिस तरह से जो रिकॉर्ड रहा है जो खराब है, इसमें अब इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि ये केस में समय लगेगा कि आगे की जो जर्नी है उसमें मतलब मुश्किलें रह सकती हैं, लेकिन अगेंस्ट FD या बाकी सिक्योर्ड जिस तरह से जो एसेट्स रहेंगे उनके अगेंस्ट किस तरह से ये इसको और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो सेटल करें, उसके बिना तो सुधार करना इम्पॉसिबल है। और फिर उसको सुधारने के लिए वो लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, FD के अगेंस्ट में वो मिल जाएगा। जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी ना होने के बावजूद, और उस पे समय टू समय पेमेंट करते रहेंगे तो धीरे धीरे इनकी क्रेडिट सुधरेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, फ्रेश लोन मिलने में जिसमें मूवेबल सिक्योरिटी ना हो, वो कम से कम 2 से 3 साल लगे। राइट।
तो इस तरह से आप आगे बढ़ें और फिर जिस तरह से प्रोसेस मूव करता है आप हमें फीडबैक दीजिएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न दिलीप चोपड़ा जी का सूरत से है ये, और वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। इनकी तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी है, आइए हम इसको स्क्रीन पर चेक करते हैं और इनसे कुछ डिटेल्स हम जानना चाहेंगे। चोपड़ा साहब, हम ये जो देख रहे हैं, आपने बताया आपको मंथली सैलरी नहीं मिलती है, ये किस टाइप का अरेंजमेंट है, आप बता पाएंगे? एम्प्लॉयर के साथ किस तरह से ये आपका आपस में ये टाइप हुआ है और कहाँ एग्जैक्टली आप काम करते हैं? मैं मानसी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, गार्डन सिटी अंकलेश्वर में काम करता हूँ जी। और जो एग्जैक्टली है अरेंजमेंट ये? हेलो, ये आपका एम्प्लॉयर के साथ किस तरह से ये आपका आपस में ये जो कोऑर्डिनेशन रहती है, क्या एग्जैक्टली उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या है? ये कोऑर्डिनेशन हमारा इस तरीके से है कि मुझे साल में सालाना पैकेज है, ईयरली पैकेज होता है जी। उस ईयरली पैकेज में मैं मैक्सिमम 4 टाइम सैलरी विड्रॉ कर सकता हूँ इन क्वार्टर वाइज। ओके, आप वन गो में भी विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, वन शॉट में भी विड्रॉ कर सकता हूँ, अदरवाइज क्वार्टर वाइज भी विड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, ये आपका जो लास्ट ईयर जैसे जो रहा है, इसमें आपने रिटर्न फाइल की है? यस, मैंने रिटर्न फाइल किया है। आपका फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर की तरफ से क्लियरली मेंशन है जो आप बता रहे हैं एनुअल पैकेज? यस, दैट इज मेंशन। ओके, अच्छा, हम ये भी देख रहे थे ये जहाँ पे आपने इससे पहले भी कुछ लोन रनिंग है, कार लोन आपके पास 2 हैं जो आपके नाम पर रनिंग है इस समय? हाँ, बिल्कुल रनिंग है। उसको कितना समय हो चुका है? एक कार लोन को करीब 1 साल से ज्यादा हो गया और एक कार लोन को करीब 4 महीने हुए। और इस एम्प्लॉयर के साथ आप कितने समय से हैं? इस एम्प्लॉयर के साथ में 3 साल से। रुंगटा साहब, आपकी कैसे राय रहेगी? ये जो कुछ इनसे हम चेक कर पाए हैं, इनकी रेगुलर मंथली इनकम तो नहीं, लेकिन जैसे बता रहे हैं जिस बेसिस पर इनका टाइप है, ये जो अरेंजमेंट एम्प्लॉयर के साथ है, इन दैट केस बैंक्स इसी बेसिस पर उन्होंने कार लोन भी दिया है, मतलब ये कैसे इसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं? तो इसमें 2 दिक्कत आती है। पहली बात तो बैंक ऐसे टाइप के अरेंजमेंट उनको समझ में नहीं आते, बिकॉज नॉर्मली अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं तो आपकी मंथली इनकम होती है। तो ये जो टाइप का अरेंजमेंट बता रहे हैं, ये इसमें बैंक कंफर्टेबल नहीं होती है। क्या फॉर्म 16 वगैरह होने की वजह से बैंक कंफर्टेबल हो सकती हैं इनमें जी। लेकिन इनकी जो एग्जिस्टिंग EMI हैं, उनको अगर उनके इनकम में से निकाल दिया जाए तो होम लोन जो चाहिए उसके लिए करीबन 9-10 हजार रुपए ही बचेंगे। बिकॉज नॉर्मली जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका मैक्सिमम 50% हिस्सा बैंक मानते हैं कि आप लोन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो उस वजह से मेरे ख्याल से इनको अगर लोन मिल भी जाए तो भी 10 लाख से ज्यादा मिलना मुश्किल है। राइट, तो इस तरह से ये इनके केस में इश्यूज रह सकते हैं। एलिजिबिलिटी भी एक तरफ, बाकी उनकी कार लोन रनिंग है। लेकिन रुंगटा साहब, मतलब ये अगर इसमें कुछ ज्वाइंटली अगर ये जैसे इन्होंने वाइफ का मेंशन किया वो भी क्योंकि उनके नाम पर भी ऑलरेडी लोन है, तो मतलब वो ज्वाइंट लोन के लिए भी ज्यादा जो हम देखते हैं ऑप्शंस कम बचते हैं, मतलब जो एलिजिबिलिटी है उससे ज्यादा इनको हेल्प नहीं हो पाएगी। वो जो 10 लाख की एलिजिबिलिटी बताई उसमें वो वाइफ की इनकम इंक्लूड किया है। ओके, तो इस तरह से ये अब आपके समक्ष पूरा रिव्यू रखा गया है। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कई और क्वेरीज हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे। तो जब हम लौट कर आते हैं, जिस तरह से आज हम बातचीत लोन के बाजार पर कर रहे हैं, होम लोन सेंट्रिक क्वेरी है, इसमें हम स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी के इंडिविजुअल की उसको चेक करेंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट एक इंडिविजुअल लोन लेना चाह रहे हैं, इसको चेक करेंगे। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है इससे सेंट्रिक भी क्वेरी है, इसका किस तरह से वो इंडिविजुअल बेनिफिट ले सकते हैं, इन सब पर बातचीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन के बाजार पर और शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुंबई से अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। और रुंगटा साहब, अगला सवाल जो हम इंक्लूड कर रहे हैं ये तपन जी का है और आइए देखते हैं इनकी तरफ से क्या सवाल है। इन्होंने होम लोन ऑलरेडी लिया हुआ है और अभी एडिशनल लोन की बात कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से बताया कि अब इनकी जो पैकेज है वो बढ़ गया है और इनको एडिशनल अब रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं, उसके तहत क्या ये आगे बढ़ सकते हैं। आप इस समय लाइन पर हैं तपन साहब? इनसे लग रहा है कॉन्टैक्ट अभी स्टैब्लिश प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो मेल के जरिए क्वेरी इन्होंने भेजी है, रुंगटा साहब, इसमें एक तरफ तो जैसे इन्होंने कहा कि एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, अब इनका जो पैकेज में हाइक हुआ है जो अभी प्रेजेंटली ड्रॉ कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो एक तरफ है। लेकिन
अगर इनका जब से इन्होंने लोन लिया है और सब कुछ स्मूथली चल रहा है, जो भी रीपेमेंट चल रही है, तो इन दैट केस ये लेंडर को अप्रोच कर सकते हैं, इसको कंसिडर किया जा सकता है इस तरह की रिक्वेस्ट को। तो मेरे ख्याल से तपन जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि इन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली थी, जितना इनके ईमेल से समझ में आया जी। और उस समय चूंकि इनकी इनकम कम थी, इसलिए उसी प्रॉपर्टी के सामने उनकी जो लोन की एलिजिबिलिटी थी वो कम दी गई। अब चूंकि उनकी इनकम बढ़ चुकी है, प्रॉपर्टी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारा अभी तक डिसबर्समेंट नहीं हुआ, तो इनको ये इन्होंने पता करने के लिए मैसेज किया कि अब लोन की अमाउंट बढ़ सकती है क्या। तो क्लियरली अगर समय टू समय इन्होंने जो भी प्री EMI इंटरेस्ट है उसका समय टू समय अगर भुगतान किया, ये एक अजम्पशन है, और अब इनकी इनकम इतनी है कि अगर और कोई लोन नहीं है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, यानी समय टू समय प्री EMI का भुगतान इन्होंने किया है, तो ये इंक्रीज लोन मिलना इनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। ये इनको अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को अप्रोच करना चाहिए लोन की लिमिट बढ़ाने के लिए अंडर द सेम प्रॉपर्टी जी। अगर एग्जिस्टिंग लेंडर नहीं मानता है तो नए लेंडर के पास भी जा सकते हैं, जो न सिर्फ शायद लोअर रेट दे दे, इंक्रीज लोन अमाउंट भी दे दे, और इनकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। राइट, तो इस तरह से इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं होने चाहिए। ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं आपका पिछले जो रिकॉर्ड रहा है स्मूथ है और आगे इस तरह से रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न हरियाणा से है और पुनीत जी की क्वेरी है, वो इस समय लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत साहब, आप जिस तरह से बता रहे हैं आपको होम लोन रिक्वायरमेंट है, इस आप लोन की तरफ क्या पहली बार बढ़ रहे हैं? इससे पहले कभी कोई लोन लिया है आपने? नहीं, पहली बार ही बढ़ रहा हूँ मैं। ओके, ये जो प्रॉपर्टी जी बताइए प्लीज। मेरी एज है 25, ठीक है जी, और 23,000 रुपए सैलरी अकाउंट में आती है, मतलब अकाउंट में चेक मिलता है, वो डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होती है, मैं डालता हूँ चेक उसको लेके। ओके, और फादर हैं जैसे मेरे 52 एज है उनका। ये प्रॉपर्टी की जो आप बात कर रहे हैं होम लोन, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 27 लाख। ओके, और मेरी रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली 15 लाख, 12 to 15 मैक्सिमम। प्रॉपर्टी को जरूरी जो अप्रूवल्स हैं लोकल अथॉरिटीज की तरफ से वो सब हैं, कोई इश्यूज तो इन्वॉल्व नहीं है प्रॉपर्टी में? उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसमें इश्यू बैंक वाले ये क्रिएट कर देते हैं कि आपकी सैलरी अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट नहीं होती, कोई ये इश्यू तो नहीं होगा ना। आपका एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी अकाउंट क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? आप मतलब आपको चेक मिलता है वो आप डिपॉजिट करते हैं? हाँ, वो चेक मिलता है, एक्चुअली प्रोप्राइटरशिप फर्म है और कोई मतलब टर्नओवर वाइज इज वेल एंड गुड है, आपको इतना कोई वाइल्ड में ही करते नहीं है। ओके, रुंगटा साहब, आप इनको किस तरह से राय देना चाहेंगे? जैसे इन्होंने बताया है ये इसके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इसको किस तरह से ये आगे मूव कर सकते हैं इस प्रोसेस को? पुनीत जी, आपकी सैलरी में से प्रोफेशन टैक्स है या प्रोविडेंट फंड है, ये सब कटता है? कुछ भी कटता है? पीएफ कटता है सर। प्रोविडेंट क्या प्रोफेशन टैक्स कटता है? नहीं, प्रोफेशन टैक्स तो नहीं करता। अच्छा, TDS भी कटता है, तब तो कोई आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितनी आपकी इनकम है और आपकी अगर आप पिताजी को भी जॉइंट बोरोवर बनाते हैं तो जो 12 लाख का लोन आपको चाहिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि और कोई लोन आपका नहीं है, और आप कम से कम 2 या 3 साल से काम कर रहे हैं। वैसे आप काफी यंग हैं, और आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए मेरे को। हाँ, तो फिर आपको लोन मिलने में 12 लाख का लोन मिलने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द बैंक ज्यादा भी मिल सकता है आपकी, और आप अपने पिताजी को जब को बोरोवर ले लेंगे तो आपको ज्यादा लोन मिल जाएगा। आपको 12 लाख का लोन मिलने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये पुनीत साहब ये बता सकें, ये जो आप डिपॉजिट करते हैं किस बैंक में करते हैं? ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो गया। रुंगटा साहब, जहां पर इनका अकाउंट है वहां पे ही पहले ट्राई करके देख लें, क्या वो बेटर रहेगा? वहां इनका ऑलरेडी क्योंकि उस बैंक के साथ रिलेशनशिप है, और उसमें ट्राई करते हुए फिर दूसरे ऑप्शन अगर ना क्लिक करें तो ऑप्शन एक्सप्लोर करें। और नहीं तो उस बैंक में तो ट्राई करना ही चाहिए। और दूसरी जो हाउसिंग कंपनीज हैं, जो रेगुलर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। HDFC है, दीवान हाउसिंग है। ये कौन से शहर के थे? जी, इनकी तरफ से जो क्वेरी आई है, इन्होंने हरियाणा से क्वेरी पूछी थी। उनके शहर में जो भी मेजर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है प्रेजेंट,
उससे भी इनको करना चाहिए, मिल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो मार्केट लोन मार्केट प्लेसेस हैं जैसे अपना पैसा, उस पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं ताकि मल्टीपल जगह से इनको ऑफर मिले। राइट, तो इस तरह से बाकी जो ऑफर है स्क्रीन पर वो हम रन कर रहे हैं, जिस तरह से EMI इसका रहेगा, लेकिन आप इस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपको आगे की राह दिखाई गई है। अगला प्रश्न राजस्थान से दीपक कुमार जी का है और देखते हैं क्या जानना चाह रहे हैं। इन्होंने इनफैक्ट मेंशन किया है इनकी एक प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट ये लोन लेने का सोच रहे हैं। आप इस समय लाइन पर हैं दीपक साहब? हाँ सर, लाइन पे है सर। ये जो आप प्रॉपर्टी की वैल्यू बता रहे हैं, ये किस बेसिस पर, मतलब आपने कैसे इस वैल्यू तक आप पहुंचे? सर जैसे मैंने मतलब 18 लाख की प्रॉपर्टी है, लोन लेने जाते हैं ना, तो लोन मिलने पूछ रहे हैं कि कल आओ परसों करें, तो कितना लोन मिल सकता है इस प्रॉपर्टी पर? देखिए, ये जो एक वैल्यू है रुमटा साहब, इसमें तो बैंक जिस तरह से खुद इवैल्यूएट उनकी टीम करती है, उस वैल्यू तक वो पहुंचेंगे, उसके अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन इसमें आपकी जो रीपेइंग भी देखी जाएगी। आप खुद क्या करते हैं दीपक साहब? सर ज्वेलरी का काम करते हैं इसमें तो। ओके, रुमटा साहब, जैसे उन्होंने बताया है, ये जो इनकी क्वेरी, इसको किस तरह से ये आगे मूव कर सकते हैं? तो दीपक साहब, आप कितनी आय दिखाते हैं जो आप प्रूव कर सकते हैं? तो जैसे आय तो मेरा मतलब 2 लाख 2.5 लाख रुपए की सालाना है, और टैक्स भी। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं? हाँ, रिटर्न भर रहा हूँ सर मैं। 2 से 2.5 लाख का सर, 2 से 2.5 लाख रिटर्न भी, मतलब टैक्स पेबल है, मतलब 1500 रुपए सालाना टैक्स पेबल होता है। नहीं रुमटा साहब, इनके जैसे बता रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा, ये आपने इस FY 12 के लिए आपने रिटर्न फाइल किया है, ये असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए? कैसे? अभी ये जो 31 जुलाई जिस तरह से लास्ट डेट है, आपने रिटर्न फाइल की है इस बार? हाँ। और उसमें क्या आपने एग्जैक्टली दिखाई है आपकी? जी, इस बार रिटर्न फाइल किया ना, उसमें कितनी आय आपने दिखाई है? इसमें दिखाई है 2,25,000 रुपए की आई है। देखिए रुमटा साहब, इन दैट केस तो अगर 5 लाख से नीचे रहती है तो उसमें रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर पोस्ट डिडक्शन है। इन दैट केस फिर भी इन्होंने अगर फाइल की है, आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, क्लियरली अगर टैक्स पे किया है और रिटर्न्स भी रेगुलरली फाइल कर रहे हैं, तो जब आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑफ कोर्स बैंक देखेगा कि आप उसका क्या करेंगे, आप करना क्या चाहते हैं उस लोन का। दीपक जी, रुमटा साहब, लग रहा है इनसे कांटेक्ट जो है हमारा ब्रेक कर गया है इस समय। हम संपर्क टूट गया है। फिर भी आप तो रफली जो इनकी सालाना इनकम है, उसको अगर 2 या 2.5 से गुना कर दें, तो इन्होंने 2.5 लाख के आसपास की सालाना आय बताई, तो करीबन 5 से 6 लाख होता है, या प्रॉपर्टी का 50%। तो रफली 5-6 लाख का लोन इनको मिल सकता है। इनका जो लोन का अमाउंट है वो इनकी इनकम के वजह से कम हो रहा है, प्रॉपर्टी के हिसाब से तो इनको शायद ज्यादा मिल सकता था, लेकिन 5 से 6 लाख इनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है, बशर्ते कि बैंक कन्विंस हो कि ये क्या चीज के लिए उस लोन का इस्तेमाल करेंगे। जी, हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ज़हन में प्रश्न है तो शो में आप सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। maniguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं, शो को और कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, इसमें और कैसे इंप्रूवमेंट्स करें ताकि आपके और बेहतर बने। तो इस तरह से आप अपने सजेशंस और क्वेरीज मेल कर सकते हैं। SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो ये डिटेल्स हैं। आखिरी सेगमेंट के साथ बस हम जल्द लौट कर आते हैं। बातचीत इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पर भी होगी, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है और आइए अब हम आखिरी सवाल को शामिल करते हैं। ये सवाल सूरत से मेल के जरिए विपिन पटेल जी का, और ये एग्जैक्टली इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से रिलेटेड इनकी क्वेरी है, उसके बेनिफिट के बारे में जानना चाह रहे हैं जो 1% का जो मिलता है। इन्होंने मेंशन किया 2010 में और 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 6 लाख का लोन लिया। इसमें इनको सब्सिडी कैसे मिलेगी? रुमटा साहब, जिस तरह से जो हम देख रहे हैं उस समय जब ये स्कीम रनिंग थी उस टाइम फ्रेम का ही बात कर रहे हैं, और 10 लाख से नीचे का जिस तरह से इनका लोन भी है, ये उसके लिए एलिजिबल तो हैं और इनको मिलना जिस तरह से इसका बेनिफिट चाहिए, तो इसमें मतलब जिस तरह से आप इनको राय देना चाहेंगे कैसे इसको मूव करेंगे, क्योंकि इसके एलिजिबल तो ये हैं। हाँ, एलिजिबल तो हैं, लेकिन ये जो स्कीम है ये कोई बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट्स हुए नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये सबवेंशन कैसे क्लेम होगा, बैंक करेगी, कौन करेगा। तो मेरी इनसे यही राय है कि अपने जिस भी ब्रांच के थ्रू इन्होंने
ये लोन लिया है उस ब्रांच में जाके पता करें। वैसे इस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो वो ब्रांच वाले भी कितनी क्लैरिटी दे पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश जरूर इनको करनी चाहिए उसी ब्रांच में जाकर इसके बारे में पता करने। अगर ब्रांच वाले कोई सही सलाह नहीं देते हैं तो ये बैंक के नोडल ऑफिसर को भी लिख सकते हैं और बैंक के वेबसाइट पर एड्रेस पाकर उसको लिख सकते हैं। राइट, क्योंकि ये 2010 की बात कर रहे हैं, इनको मिलना चाहिए था, अभी नहीं हो पाया, तो जैसे बता रहे हैं इसको आगे लेकर भी मूव कर सकते हैं, मतलब इसके तमाम और पहलुओं को चेक करते हुए कोशिश कर सकते हैं। राइट, इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करेंगे। शुक्रिया हर्ष रुंगटा साहब, थैंक यू शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद। और दर्शकों का शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों का भी। आज जिस तरह से हमने लोन के बारे पर बातचीत किया, एक पर्सनल फाइनेंस शो है, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स लेते हुए हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं। कल जब हम हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इंश्योरेंस के बाजार पर, और कल शो में पार्टिसिपेट करने के लिए policybazaar.com के CEO आशीष दहिया साहब रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें, नमस्कार।